नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राकेश जांगिड़ आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे। तो हमें हिंदी सेंटेंस की पहचान आनी चाहिए कि वो कौन से टेंस का है। मतलब सबसे पहले आपको हिंदी वाक्य में ये पता चलना चाहिए कि ये सेंटेंस किस टेंस का है। इसके लिए हम हिंदी वाक्यों की कुछ पहचानें जानेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होगी वो सबसे पहले हमें जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, रही होंगी आदि शब्द आए तो वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। ऐसे वाक्य जिनकी क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आए तो वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य होंगे। तो हमने कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जो पहले टेंस पढ़े हैं उनमें क्या किए जरा एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे। तो कंटिन्यूअस टेंस की पहचान करने के लिए आपको उस सेंटेंस में क्या मिलेगा, रहा। रहा का मतलब हो गया रहा, रही, रहे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। इसका मतलब वो कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमने दो टेंस पढ़ लिए। पहले एक हो गया प्रेजेंट, ठीक है, दूसरा हो गया पास्ट और अब पढ़ने जा रहे हैं हम फ्यूचर, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की फिर क्या पहचान होगी, हमने उसमें कीवर्ड के रूप में क्या लिखा था, है मतलब है, हूं, हो ऐसे शब्द मिले। इसका मतलब वो टेंस कौन सा है, प्रेजेंट, ठीक है। अगर था, थे, थी मिले, कहने का मतलब हमने कीवर्ड के रूप में क्या ध्यान याद रखा था। तो था, थे, थी आए तो कौन सा टेंस बन जाएगा, पास्ट। ऐसे ही हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गा, गे, गी, ठीक है। जैसे होगा, होगी, होंगे ऐसे शब्द आपको मिलेंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको टेंस पहचानना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार हम टेंस पहचान लेंगे। फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म में लगेगी। तो इसको जरा देख लेते हैं कि आई तथा वी के साथ क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब शैल बी लगेगी। मतलब जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी उनके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल बी लगेगी। और शेष सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई और वी को छोड़ के शेष सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी लगेगी, ठीक है। तो हमने इस टेंस की दो हेल्पिंग वर्ब्स हो गई, ठीक है। वो क्या हो गई, शैल बी और विल बी। मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे। कहने का मतलब इसमें भी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो एक बात आप ध्यान करें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज की थी, पास्ट कंटिन्यूअस में भी हमने आईएनजी फॉर्म यूज की थी और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में वर्ब का यूज करेंगे, जिसको आप ज्यादातर वर्ब की फोर्थ फॉर्म के नाम से जानते हो। अब जरा देखिए कि ये टेंस में ये ऑक्सिलरी वर्ब बनी कैसे। हमने पहले पढ़ा था कि कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा। तो मैंने कहा था आपका उत्तर आना चाहिए बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ बी से मतलब क्या हो गया, इसके रूप होंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। प्रेजेंट में इसका प्रेजेंट रूप हो जाएगा और पास्ट में इसका पास्ट रूप हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, अगर ये प्रेजेंट में जाएगी तो ये किस रूप में जाएगी, इज, एम, आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जब ये पास्ट में लिखेंगे तो बी का पास्ट रूप हो जाएगा वोज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब आते हैं हम फ्यूचर टेंस में कि ये ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब बनी कैसे है। फ्यूचर नाम लेते ही फ्यूचर का कोई भी आप टेंस पढ़ोगे, उसके सेंटेंस बनाओगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी,
मॉडल के रूप में यहाँ लगेगी सेल और विल, सेल विल यूज होगी। ठीक है, अब सेल विल के बाद आपको पता है कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म उसमें आएगी। अब सेल विल क्या है, मॉडल्स है, तो मॉडल्स के बाद वर्ब का कौन सा रूप आता है, बेस फॉर्म आता है, इसलिए इस बी को चेंज नहीं करते हुए ऐसा का ऐसा इसके आगे लिख देंगे। तो ये क्या बन गई, सेल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म या विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस प्रकार आपको कुछ नहीं करना है, फ्यूचर के सारे सेंटेंसेस जो हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि ये टेंस क्या होता है, जैसे बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वैसे ही जो ये बनाएंगे बेस वो आपको सेल विल के आगे लगा देना है, कंटिन्यूअस टेंस से बन जाएगा। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, ध्यान रखेंगे, सेल बी और विल बी, आई और वी के साथ सेल बी लगेगा, शेष सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल बी लगेगा। अब उसके बाद हम बनाते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि वो दो टेंसेस पढ़े थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस, वहां भी हमने यही स्ट्रक्चर लिखी थी। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स में समय स्थान सूचक शब्द ये लिखेंगे। ठीक है, तो सभी टेंसेस की दो टेंसेस को छोड़ के, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, उनको छोड़ के सकारात्मक वाक्य की स्ट्रक्चर यही रहेगी। अब पर्टिकुलर टेंस में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको सेल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बी लगा के वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई बचा हुआ भाग समय स्थान सूचक शब्द लिख देंगे। इस प्रकार हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य की जो स्ट्रक्चर है वो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस प्रकार होगी। तो इसी स्ट्रक्चर पर हम ये वाक्य बना रहे हैं। पहला वाक्य है हमारा, मैं टीवी देख रहा हूंगा। यहां हमने लास्ट में गा देखा, तो इस टेंस का नाम क्या दिया, फ्यूचर। ठीक है, अब रहा देखा तो क्या बन गया, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस कैसे बनेगा, बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, और जहां फ्यूचर नाम आ जाए वहां सेल विल तो लगेगा ही, सेल विल। ठीक है, अब सेल विल मॉडल है, उसके बाद यही फॉर्म आएगा, बेसिक फॉर्म आएगा, तो इस प्रकार सेल बी विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो इस सेंटेंस में देखिए, देख रहा हूंगा, ये क्या हो गई, वर्ब। ठीक है, कौन देख रहा होगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा मैं, ये हो गया सब्जेक्ट। क्या देख रहा होगा, टीवी, तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। मतलब हु का उत्तर, हु का आंसर क्या होगा, कौन या किसने का आंसर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और व्हाट और हुम का आंसर क्या और किसको का उत्तर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार हमने ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट इसमें डिसाइड कर ली, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, सेल, तो आई सेल बी। ठीक है, आई सेल बी हेल्पिंग वर्ब लगा दी, उसके बाद मेन वर्ब। अब टीवी देखने के लिए मेन वर्ब क्या यूज करेंगे, वॉच, और इसके आगे क्या लगा देंगे, आईएनजी, वॉचिंग। वॉचिंग, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टीवी। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है। इसी प्रकार आप अगला सेंटेंस बनाएंगे, वह कल विद्यार्थियों को पढ़ा रहा होगा। इस वाक्य को कैसे बनाएंगे, देखिए, पढ़ा रहा होगा, ये क्या हो गई, वर्ब। कौन पढ़ा रहा होगा, उत्तर क्या आएगा, वह। कौन का उत्तर क्या हो गया, वह, ये हो गया सब्जेक्ट। किसको पढ़ा रहा होगा, मतलब हुम का आंसर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों को, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या दे रखा है, समय, तो ये लिख देंगे रिमेनिंग पार्ट्स में। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे। सबसे पहले हमने लिखा
ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। ही विल बी, पढ़ाना होता है टीच, ही विल बी टीचिंग। हमने सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद मैन वर्ब लिखी, अब लिखेंगे ऑब्जेक्ट, टीचिंग द स्टूडेंट्स। कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, टुमारो। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, ही विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स टुमारो। ही विल बी टीचिंग द स्टूडेंट्स टुमारो। सबसे पहले देखिए ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हो गई मैन वर्ब, और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और ये समय बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट्स का भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, हम चाय पी रहे होंगे। हम चाय पी रहे होंगे। तो इस सेंटेंस में देखिए गे आया है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, फ्यूचर। रहे है, इसका मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार हम पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी लगानी है, और मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे। तो इस वाक्य में देख लो, पी रहे होंगे, ये हो गई वर्ब, कौन पी रहे होंगे, हम, ये हो गया सब्जेक्ट, क्या पी रहे होंगे, चाय, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी है, सेल, वी सेल बी, वी सेल बी, चाय पीना के लिए आप वर्ब काम में लीजिए टेक, तो आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकिंग। वी सेल बी टेकिंग टी, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टी। इस सेंटेंस को देखिए, अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या हो गई, मैन वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार इसका ट्रांसलेशन होगा। अगला सेंटेंस है हमारा, अमन कमरे में सो रहा होगा। इस सेंटेंस को देखिए, सो रहा होगा, ये तो क्या हो गई, वर्ब। कौन सो रहा होगा, अमन, ये इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या सो रहा होगा, किसको सो रहा होगा, इस सेंटेंस में कोई उत्तर नहीं मिल रहा, इसका मतलब इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये दे रखा है कमरे में, कहां सो रहा है, कहां का उत्तर है, ये रिमेनिंग पार्ट्स में लिखा जाएगा, स्थान को बता रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे सब्जेक्ट अमन, अमन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। अमन विल बी, सोना क्या होता है, स्लीप, स्लीप के आगे आईएनजी लगा देंगे, स्लीपिंग। अमन विल बी स्लीपिंग कमरे में, इन द रूम। ये मैंने एक प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हिंदी में जो प्रेपोजिशन है वो जिस शब्द के साथ लगती है उसके बाद में लगती है। ठीक है, और इंग्लिश में उस शब्द से, उस वर्ड से पहले प्रेपोजिशन लगेगी। यहां मे के अर्थ में क्या आएगा, इन आएगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, और ये रिमेनिंग पार्ट्स का भाग हो गया। इसी प्रकार हम अगला सेंटेंस देखेंगे, खेल रहा होगा, ये तो क्या होगा, वर्ब। राहुल क्रिकेट खेल रहा होगा, तो खेल रहा होगा क्या हो गई, वर्ब। इससे हमें पता चल रहा है कि काम क्या हो रहा है। अब खेलने का काम कौन कर रहा है, राहुल, तो ये इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या खेल रहा होगा, तो क्या का उत्तर क्या होगा, क्रिकेट, तो ये इस वाक्य का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और खेल रहा हो गई वर्ब। अब इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, राहुल। राहुल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल। राहुल विल बी, खेलना होता है प्ले, आईएनजी फॉर्म कर देंगे, प्लेइंग। राहुल विल बी प्लेइंग, उसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट, क्रिकेट। राहुल विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल इस वाक्य का क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और प्लेइंग मैन वर्ब हो गई, और क्रिकेट क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार
हम एक हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश सेंटेंस में ट्रांसलेट करेंगे। अभी हमने 3 टेंसेस पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीनों टेंस की समानता क्या होगी कि इन वाक्यों में रहा, रही, रहे शब्द आएंगे। फिर अलग अलग टेंस के हिसाब से प्रेजेंट की पहचान होगी है, पास्ट की पहचान होगी था और फ्यूचर की पहचान होगी गा। अब यहाँ गा गेगी ये हमने एक याद करने के लिए निश्चित किए हैं, ठीक है। गा का मतलब गा गे गी ऐसे मात्राएं आपको लगेंगी, ठीक है। जैसे है, हूं, हो ऐसा प्रेजेंट में होगा और था, थे, थी ऐसा किस में होगा, पास्ट में होगा। अब एक बात आपने नोट की होगी कि कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी। अभी हम देखेंगे, हमने 3 टेंसेस का अध्ययन कर लिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो अब तक इनमें क्या पढ़ा है हमने, उसको जरा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा। कंटिन्यूअस का अर्थ क्या होता है? कंटिन्यूअस का अर्थ होता है जारी, जारी रहना, ठीक है। अब जारी रहना वर्ब की कौन सी फॉर्म बताएगी? वर्ब की 4th फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। अब इस वर्ब की फॉर्म की क्या विशेषता है, जरा समझने का प्रयास करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing फॉर्म, वर्ब की 4th फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म एज ए मैन व बाय, किसी भी सेंटेंस में वर्ब की ing फॉर्म एज ए मैन व बाय, उससे जस्ट पहले बी का रूप आएगा। जरा ध्यान से समझना, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब की 4th फॉर्म एज ए मैन व बाय तो उससे पहले बी का कोई रूप होगा, मतलब जो बी ऑक्सिलरी वर्ब है उसका कोई ना कोई रूप होगा। वो रूप कौन सा होगा उसको जरा समझने का प्रयास करें। तो अगर वर्ब की ing फॉर्म आई है तो उससे पहले बी की कोई फॉर्म जरूर आएगी। बी फॉर्म्स के बाद तो वर्ब की कोई दूसरी फॉर्म भी आ सकती है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में इजएमआर के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म भी आती है। लेकिन अगर ing फॉर्म आ रही है तो उससे पहले कौन सी फॉर्म आएगी? एक्टिव वॉइस में बी की फॉर्म आएगी। अब बी की फॉर्म अकॉर्डिंग टू टेंस आएगी। अगर आप प्रेजेंट टेंस में यूज कर रहे हैं तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इजएमआर लगाया था, मतलब इजएमआर बी की प्रेजेंट फॉर्म है। जब हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा तो हमने क्या लगाया? वॉज वर, तो वॉज वर बी की पास्ट फॉर्म है। जब हमने फ्यूचर टेंस पढ़ा तो फ्यूचर नाम लेते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि क्या लगाना है? शैल विल। शैल विल मॉडल है, इसलिए इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो आता है। तो बी का बेस फॉर्म बी है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। इनमें तो चेंज करके लिखा है, इनमें चेंज क्यों नहीं करेंगे इस बात को समझें कि शैल विल मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म आती है, इसलिए हमने बी को ही लिख दिया। अब कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की 4थी फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये इन तीनों टेंसेस की क्या हो गई? समान विशेषता हो गई कि वर्ब की 4th फॉर्म आएगी, बी का कोई रूप आएगा, ठीक है, और प्रेजेंट में बी का प्रेजेंट रूप आ जाएगा, पास्ट में बी का पास्ट रूप आ जाएगा, फ्यूचर में आपको शैल विल लगानी है, इसलिए शैल विल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहने का मतलब वर्ब की बेस फॉर्म में आएगी, इसलिए बी प्लस वर्ब की 4th फॉर्म में कर देंगे। आशा करता हूं आपको इसमें कुछ समझ में आया होगा। थैंक